हैं कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक कोचिंग संचालक को गोली मार दी है, जिससे कोचिंग संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। घायल को सिवान सदर अस्पताल से पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घायल कोचिंग संचालक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जख्मी कोचिंग संचालक जमीन की नापी कराकर घर लौट रहा था। इसी दौरान नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के बड़का गांव के चवर की है। घायल कोचिंग संचालक बड़का गांव के स्वर्गीय पशुपतिनाथ मिश्रा का पुत्र दया निदान मिश्रा है, जो कि शहर में कोचिंग सेंटर का संचालक है। गोली लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। फिलहाल पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से सिवान में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, वैसे लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है। पुलिस की गाड़ी लगी रहती है और अपराधी हत्या और लूटपाट को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ के बेतौरा गांव में असामाजिक तत्वों ने एक दलित के खलियान में आग लगा दी, जिससे लगभग 15 बीघा में लगी फसल जलकर खाक हो गई। बताया जाता है कि फसल पट्टा लेकर लगाई गई थी और उसके बाद दमनी के लिए खलियान में रखी हुई थी। इसी बीच रात में ही असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे सारी फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह से लगभग 3 लाख का नुकसान बताया जाता है। खलियान भुवनेश्वर चौधरी का था। उन्होंने कहा कि खलियान में आग लगाई गई है। भुवनेश्वर चौधरी ने बताया कि वो पट्टा लेकर खेती करते हैं और लगभग 15 बीघा जमीन में खेती की हुई थी, लेकिन रात में ही किसी अनजान व्यक्ति ने आग लगा दी। उन्होंने बताया कि कर्ज लेकर खेती की गई थी, लेकिन आग में सारी फसल जलकर राख हो गई, जिससे लगभग 3 लाख का नुकसान हो गया है। नुकसान होने के बाद भुवनेश्वर चौधरी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि अब वे कर्ज कैसे चुकाएंगे। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर खानापूर्ति करके चली गई है। सरकार ने अस्पतालों की हालत दुरुस्त करने के लिए मिशन 60 की शुरुआत की थी, लेकिन इस मिशन 60 की वास्तविकता क्या है, ये आप खुद देख लीजिए। एक तरफ तो सरकार अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के दावे करती है, लेकिन यहाँ तो मूलभूत सुविधाओं की ही हालत खराब है। देखिए, अस्पताल में एक इन्वर्टर या जनरेटर तक नहीं है। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर नर्स रजिस्टर मेंटेन करती दिख रही हैं। ये हाल मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का है। यहाँ मातृ शिशु अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल की रोशनी में काम किया जा रहा है। पूछे जाने पर नर्स ने बताया कि अस्पताल में कई दिनों तक बिजली नहीं रहती और स्वास्थ्य प्रबंधक को इसकी कोई चिंता नहीं है। बता दें कि बीते दिनों मिशन 60 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम एक तरफ जाँच कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मातृ शिशु अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल की रोशनी में काम किया जा रहा था। ड्यूटी पर मौजूद एएनएम ने बताया कि पिछले 3 दिनों से लाइट खराब है, जिसके कारण टॉर्च और मोबाइल की लाइट से काम चलाना पड़ता है। पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा का कहना है कि हॉस्पिटल प्रबंधक पर कार्रवाई की जाएगी। बांका में फिर से बुलडोजर अभियान शुरू हो गया है। अभियान की जद में बड़े मकान हो या दुकान, सभी आ रहे हैं। तस्वीरें बांका शहर की है, जहां सड़क किनारे लगी दुकानों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटाया गया। यह अभियान बांका अंचल और नगर परिषद की टीम के नेतृत्व में सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकानों के खिलाफ चलाया गया। इसके साथ ही अन्य सामानों को हटाते हुए आगे से नहीं लगाने की चेतावनी दी गई। इस दौरान कुछ अस्थायी निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त करते हुए सामान को जब्त कर 2 दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें कि नगर परिषद पिछले कई दिनों से सड़क किनारे अवैध कब्जा कर दुकान चला रहे लोगों को नोटिस दे रहा है, लेकिन नोटिस के बावजूद कोई पहल नहीं किए जाने पर आज अंचल और नगर परिषद की टीम ने जेसीबी की मदद से उन सभी दुकानों और मकानों को गिरा दिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि सड़क के किनारे अवैध कब्जा न करें, नहीं तो उन पर जुर्माने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्णिया में खाद दुकानदार खाद की किल्लत बताकर ऊंचे दामों पर डीएपी और यूरिया खाद बेच रहे हैं। इसके अलावा नकली और बगैर अप्रूवल वाले मक्के के बीज भी धड़ल्ले से बाजारों में बिक रहे हैं। हरदा के गंगेली और फरियानी के किसानों का कहना है कि वे लोग 500 रुपए में यूरिया और 1600 रुपए में डीएपी खरीद रहे हैं, जबकि यूरिया का सरकारी मूल्य 266 रुपए है और 1350 रुपए डीएपी का है।
इसके अलावा नकली बीज के कारण उनकी फसल खराब हो रही है। यूरिया और DAP के लिए उन लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। वहीं हरदा बाजार के कृषि केंद्र खाद दुकानदार मोनू कुमार का कहना है कि जिस मात्रा में किसानों को खाद की जरूरत है उस मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रही है। वहीं काउंटर पर नकली बीज रखकर बेचने के बाबत में पूछे जाने पर दुकानदार पल्ला झाड़ते नजर आए। बता दें कि पूरे बिहार में खाद की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। खाद की खरीद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे किसानों की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। भागलपुर के सैंडर्स कंपाउंड में शिक्षा विभाग ने 2 दिवसीय तरंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत सेन सहित खेल से जुड़े लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान किलकारी की बच्चियों ने सिर पर मटका रखकर लोक गीत पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद छात्राओं के ग्रुप ने परेड निकाला। आपको बता दें कि प्रतियोगिता के दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चे और बच्चियां 2 दिवसीय तरंग प्रतियोगिता में खो-खो, कबड्डी, फुटबॉल सहित 21 तरह के खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इसमें सफल प्रतिभागियों को फिर जिला स्तर के खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दिया जाएगा। वहीं जिला में खेल में प्रथम आए छात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर खेले जाने वाले प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल होंगे। छपरा में संदिग्ध हालत में हुई 30 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाशें रखी हुई हैं। हालात ये हैं कि मृतकों के परिजनों के पास शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे तक नहीं है, जिससे ये जाहिर होता है कि मरने वाले सभी लोग गरीब परिवार से आते थे। हर तरफ से बस रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने पिता, तो किसी ने अपना भाई। कपड़े में लिपटी लाशें जब घर पहुंच रही हैं तो परिजनों के चेहरे पर बेबसी नजर आ रही है, क्योंकि इनके पास दाह संस्कार के लिए लकड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं। अब ये लोग चंदा इकट्ठा कर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और बाकी का सामान खरीद रहे हैं। लोगों के घरों में ठंड से बचने के लिए जो लकड़ियां रखी गई थी वो अब लाश जलाने में इस्तेमाल की जा रही है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक मदद इन परिवारों को अब तक नहीं मिली। यहाँ तक कि लाश जलाने के लिए कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ भी प्रभावित परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी दी गई है। उनके बोकारो स्थित आवास पर बुधवार को स्पीड पोस्ट के जरिए एक पत्र भेजा गया, जिसमें उन्हें धमकी दी गई है। ये देखिए, यही वो लेटर है जिसमें मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। पत्र भेजने वाले व्यक्ति ने इंटर और डिग्री कॉलेजों का अनुदान बढ़ाने और 1932 के खतियान संबंधित बात नहीं करने की धमकी दी है। पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के लोग कॉलेजों में काम करते हैं, कॉलेजों का अनुदान बढ़ाया जाए। हाथ से लिखे गए पत्र में राज्य के कुछ डिग्री कॉलेजों का नाम भी लिखा गया है। लेटर में शिबू सोरेन और CM हेमंत सोरेन के नाम का भी जिक्र किया गया है। पत्र लिखने वाले ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद लिखा है। पत्र के अंत में लिखने वाले ने फॉरवर्ड ग्रुप बिहार, UP, MP लिखा है। शिक्षा मंत्री की ओर से इसकी जानकारी बोकारो के SP को दे दी गई है। रांची स्थित आवास पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। मंत्री को धमकी मिलने के बाद राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। कटिहार नगर थाना क्षेत्र की एक बड़ी आबादी हर दिन अपने रोजाना दिनचर्या से जुड़े काम को पूरा करने के लिए जिंदगी दांव पर लगाने को मजबूर है। नगर निगम क्षेत्र के बघवाबाड़ी मोहल्ला में लगभग 1000 से अधिक परिवार का बसेरा है, लेकिन इन लोगों के आने जाने के लिए एकमात्र विकल्प रेलवे ट्रैक ही है। ऐसे में दिन हो या रात लंबे समय तक ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी रहने से लोगों को जरूरी काम से आने जाने के लिए मालगाड़ी के नीचे से गुजरना पड़ता है। इलाके के लोग कहते हैं कि कई बार इस समस्या को लेकर अधिकारियों को आवेदन देने के साथ साथ वोट बहिष्कार भी किया गया, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला है। बड़े तो ये जोखिम उठा ही रहे हैं, साथ में एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के साथ ट्रेन के नीचे से रेलवे ट्रैक क्रॉस करता दिख रहा है। इस वीडियो में दूसरी रेल लाइन पर आती ट्रेन की आवाज सुनी जा सकती है। ऐसे में इन लोगों को किसी बड़े हादसे का डर भी सताता रहता है। नाव से पुल पार करते इन नन्हे मुन्नों को देखिए। ये एक दिन की बात नहीं,
बल्कि हर दिन का रूटीन सा बन गया है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, सड़क पुल है नहीं, पर भविष्य तो बनाना है। हर दिन यही संघर्ष कर स्कूल तो जाना है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड की है। यहाँ ऐसे कई गांव हैं जहां सड़क पर पुल नहीं होने से आज भी नौनिहाल जान पर खेलकर नाव से स्कूल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं औराई प्रखंड के सुंदर खौली और मधुबन प्रताप गांव की, जो लखनदेई और बागमती नदी से घिरा है। इस गांव में न तो सड़क है, न ही पुल पुलिया। एक चचरी पुल भी था तो वो भी बाढ़ में बह गया। ऐसे में लोग नाव के सहारे ही अपना काम करते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल भी जाने के लिए उसी नाव का सहारा बच्चों को लेना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में आज कई मूलभूत समस्याएं हैं। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सड़क और पुल नहीं रहने की वजह से उनके बच्चों को हर दिन जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये सीसीटीवी फुटेज देखकर आप भी यही कहेंगे। जरा सोचिए, इस बुजुर्ग व्यक्ति की किस्मत कितनी अच्छी है कि इसने मौत को चकमा दे दिया। मामला मुंबई के पवई इलाके का है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान बाल बाल बच गई। बताया जाता है कि फैशनेबल पवई क्षेत्र में लेक साइड कॉम्प्लेक्स के पास एवरेस्ट हाइट्स बिल्डिंग के ठीक बाहर हुआ ये हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। एक शख्स ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और अब देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। 45 सेकंड के इस वीडियो में संकरी और भीड़ भाड़ वाली सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ते गाड़ियों और कई पैदल चलने वालों को सावधानी से सड़क पार करते देखा जा सकता है कि तभी अचानक सफेद कुर्ता पायजामा में एक आदमी सड़क पार करता दिखता है। इसी बीच एक बस उसे टक्कर मार देती है। वो लड़खड़ाता है और गिर जाता है। उसके बाद बस उसके ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जिस व्यक्ति के ऊपर से बस गुजरी थी वो उठकर खड़ा हो जाता है। उसे कोई खरोंच तक नहीं आती। मुंगेर में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल समाहरणालय से महज 50 गज की दूरी पर स्थित जिला बंदोबस्त कार्यालय के जनरेटर कक्ष के पीछे दर्जनों सील बंद पेट्रोल भरे बोतल मिले हैं, जो कभी भी भयंकर अगलगी या विस्फोट का कारण बन सकते हैं। इतना ही नहीं, इन सभी सीलबंद बोतल पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी और विभिन्न पेट्रोल पंप के मैनेजर और सहायक नियंत्रक माप तौल का हस्ताक्षर भी दर्ज है, जो 2006 का है। हद तो ये है कि सीलबंद दर्जनों बोतल में जिस जगह पर पेट्रोल भरे बोतल फेंके गए हैं, ठीक उसके बगल में जिला बंदोबस्त कार्यालय, जनरेटर रूम और सामने जिला आपूर्ति कार्यालय और भूदान यज्ञ का कार्यालय है। ऐसे में अगर पेट्रोल के कारण किसी तरह अगलगी की घटना घटती है तो इन कार्यालयों में रखे सभी कागजात और रिकॉर्ड जलकर राख हो सकते हैं। लेकिन अधिकारियों ने अब तक न तो इसकी शिकायत कहीं की है और न ही पेट्रोल की बोतलों को वहां से हटाने की जहमत उठाई है। लाइन से खड़ी ये बाइक चोरी की है और लाइन से खड़े इन्हीं अपराधियों ने ही चोरी की इन घटनाओं को अंजाम दिया है। दरअसल देवघर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 8 चोरी की गई बाइक को बरामद किया गया है। देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि देवघर के एक मीडिया कर्मी की बाइक चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और सारवा थाना क्षेत्र के डकाई से पवन राणा नाम के अपराधी के घर छापेमारी की। उसके घर से पत्रकार की चोरी की गई बाइक को बरामद किया गया, जबकि पवन राणा भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने उसके घर से बाइक के कई नंबर प्लेट और पार्ट्स को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी अभियान चलाकर फरार पवन राणा सहित कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनके पास से चोरी की गई 8 बाइक बरामद की गई। बता दें कि चोरी की गई बाइक के नंबर प्लेट बदल दिए जाते थे और इनके इंजन और चेचस नंबर को भी मिटा दिया जाता था। फिलहाल पुलिस इनसे गहरी पूछताछ कर रही है ताकि इनके गिरोह के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा सके। झारखंड में इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष जारी है। पलामू में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के हनुमान बिघा गांव की है। यहां 8 से 10 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड भटक कर गाँव में घुस गया है। यहां इन्हीं हाथियों ने एक युवक को रौंद कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान हनुमान बिघा गाँव निवासी मनोज राम के रूप में हुई है। हाथियों का झुंड देखकर गाँव में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि ये जंगली हाथी भोजन की तलाश में जंगल छोड़कर गांव में घुस रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वन विभाग भी हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इधर गांव में घुसने के बाद हाथियों के झुंड ने कई किसानों की फसलों को भी रौंद डाला है।
हालांकि हुसैनाबाद थाना पुलिस दल बल के साथ हाथियों पर नजर रख रही है। गढ़वा के संग्रही के बिनवाडीह गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जंगल से भटक कर एक लकड़बग्घा श्रीराम वेंद नाम के एक ग्रामीण के घर में घुस गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग की टीम को दी। वन विभाग की एक टीम प्रशिक्षु डीएफओ के नेतृत्व में आई और काफी मशक्कत के बाद लकड़बग्घा को पकड़कर उसके अपने साथ ले गई। इस दौरान ग्रामीणों की काफी भीड़ देखी गई। लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हो। इस दौरान श्रीराम विंद ने बताया कि अचानक एक लकड़बग्घा उसके घर में घुस गया। लकड़बग्घे को देखकर घर के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोरगुल होते ही आसपास के ढेर सारे ग्रामीण जमा हो गए। वहीं इसकी सूचना वन विभाग को भी दे दी गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जानवर को पकड़ लिया। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने कहा कि लकड़बग्घे को दूर जंगल में जाकर छोड़ दिया जाएगा ताकि ये किसी को नुकसान न पहुंचा सके। शारीरिक दिव्यांगता किसी के हौसले को पस्त और सपनों को पूरा होने से नहीं रोक सकती। इसी बात का जीता जागता उदाहरण है शेखपुरा के मिडिल स्कूल के टीचर रामाशीष, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन ये बच्चों को पढ़ाकर सही रास्ता दिखाकर उनकी जिंदगी रोशन जरूर कर रहे हैं। दरअसल रामाशीष सदर प्रखंड अंतर्गत पुरैना गांव में अवस्थी मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं। वो बेहतर शैक्षणिक कार्य करने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में रोल मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। रामाशीष मिडिल स्कूल के अलावा उत्क्रमित माध्यमिक हाई स्कूल के 9वीं वर्ग के छात्रों की भी क्लास लेने में पीछे नहीं रहते हैं। खास बात यह है कि जब रामाशीष सर की क्लास होती है तो क्लासरूम बच्चों से खचाखच भरा रहता है। बच्चों को उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद है। रामाशीष सर की इतिहास, हिंदी और राजनीति विषय पर अच्छी पकड़ है। आंख में रोशनी नहीं होने के बावजूद अपने अंदाज से ये लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। दुमका की कमार दुधानी स्थित आर्चरी एकेडमी में संथाल परगना की 450 एनसीसी गर्ल्स बटालियन की कैडर्स वार्षिक प्रशिक्षण में भाग लेने पहुंची। 15वीं गर्ल्स बटालियन को 4th गर्ल्स बटालियन प्रशिक्षण दे रहा है, जो 18 दिसंबर तक चलेगा। 4th गर्ल्स बटालियन के कर्नल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस कैंप के माध्यम से कैडर्स को ड्रिल, हथियार चलाने का प्रशिक्षण, क्विज, मैप रीडिंग, सामाजिक सेवा, सामुदायिक विकास और व्यक्तिगत विकास के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप के माध्यम से 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाएगा, जिसमें 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा कैंप में अच्छा प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। कैंप के माध्यम से इस क्षेत्र की लड़कियों को व्यक्तिगत विकास की ओर आगे बढ़ने के गुर सिखाए जाएंगे, जिससे आगे जाकर महिला कैडर्स देश सेवा में अपना योगदान दे पाएंगी। गिरिडीह में प्रकृति के खूबसूरत वादियों के बीच बसे खंडोली पर्यटन स्थल में सैलानियों का तो आना जाना लगातार जारी रहता है, लेकिन ये खूबसूरत जगह अब टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ कलाकारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसकी वजह से कलाकार गिरिडीह के अलावा बिहार और बंगाल से भी अपने फिल्म, एल्बम और शॉर्ट मूवी शूट करने के लिए खंडोली आ रहे हैं। देखिए, यहाँ एल्बम के लिए एक गाने की शूटिंग चल रही है, जिसमें कलाकार डांस कर रहे हैं। वहीं कोरियोग्राफर उन्हें डांस स्टेप सिखाते नजर आ रहे हैं। एल्बम को डायरेक्ट कर रहे डायरेक्टर कलाकारों को सही शॉट देने के निर्देश भी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहाड़ी और डैम के पास कई खूबसूरत लोकेशन है, जहाँ पर हर रोज कोई न कोई शूटिंग होती रहती है। बता दें कि ठंड के मौसम में खंडोली में बड़ी संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं। विदेशी पक्षियों का यहाँ आना भी आकर्षण का केंद्र रहता है। इस तरह खंडोली पर्यटन स्थल लगातार गुलजार हो रहा है। देश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक अब लोगों को कड़ाके की ठंड सताने लगी है। बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में अभी पछुआ हवा के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में अब तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल सुबह और शाम के समय कोहरे जैसी स्थिति बन जा रही है। आप देख सकते हैं कि ठंड का सितम क्या है। लोग खुद को गर्म रखने के लिए अब अलाव का सहारा ले रहे हैं और
आग ताप रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस के साथ गया शहर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। वहीं राजधानी का औसत न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बिहार में तापमान में गिरावट के साथ तेजी से ठंड बढ़ने की संभावना बनी हुई है। राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है, जिसके कारण ठंड और बढ़ सकती है। ऑर्गेनिक खेती से गुमला के किसानों के जीवन स्तर में सुधार आने लगा है। सदर प्रखंड के मुरकुंडा पंचायत को कृषि हब बनाने और जैविक खेती से किसानों को अलग पहचान मिल रही है। प्रशासन अगर गांव पर थोड़ा ध्यान दे तो ये इलाका कृषि के क्षेत्र में आगे हो सकता है। लेकिन एक फसली धान की खेती के बाद रोजगार के अभाव में यहाँ के लोग घर छोड़कर गोवा, मुंबई और अन्य बड़े महानगरों में काम करने के लिए जाने को मजबूर हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर किसानों ने पलायन से मुंह मोड़कर जैविक खेती शुरू कर दी है। हम बात कर रहे हैं गुमला शहर से 20 किलोमीटर दूर मुरकुंडा पंचायत के रघुनाथपुर, कोलाम्बी, कोटिंगसेरा और कुटमा गांव की। इन 4 गांवों के करीब 300 किसान 80 एकड़ जमीन में जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। यहाँ मल्टी लेयर विधि से एक ही खेत में एक साथ 4 से 5 तरह की सब्जी की खेती की जा रही है। जमशेदपुर के जुगल सलाई के सबसे बीहड़ और बंगाल सीमावर्ती गांव दांदूडीह में ढेकी कूटने की आवाज हर घर से आती है। देखिए, ढेकी में नए चावल की गुंडी बनाई जा रही है ताकि बृहस्पतिवार को मां लक्ष्मी को इसका भोग लगाया जा सके। ढेकी से बनाई जा रही चावल की गुंडी से पीठा बनेगा। ढेकी से चावल गुंडी बनते देख आपको मकर पर्व की याद आ रही होगी, लेकिन ये मकर पर्व नहीं बल्कि किसान जब खेत से धान की फसल को अपने खलिहान लाते हैं तब पूजा पाठ के साथ घर पर पकवान बनाते हैं। खेत में धान की फसल पक जाने के बाद किसानों को बृहस्पतिवार का इंतजार होता है। जब किसान अपने खेत से धान की फसल को उठाकर अपने खलिहान लाते हैं तब धान की फसल की एक मुट्ठी अपने खेत में ही पत्तों से ढककर छुपा देते हैं। छुपाए गए एक मुट्ठी धान की फसल को आज बृहस्पतिवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा कर छुपाई खेत से धान की फसल लाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में महिला सशक्तिकरण की अलग ही मिसाल देखने को मिली, जहां महिला कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन में मैदान में एक साथ 3 पीढ़ी नजर आई। यानी मैदान में बहू, दादी और नातिन एक साथ एक मैदान में खेलती हुई नजर आई। हर क्षेत्र में महिलाएं अब पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। अब कोर्ट में दांव पेच आजमाती इन महिलाओं को देखिए और हैरान मत होइए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला जिले की हैं। यहाँ महिला कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें एक साथ 3 पीढ़ियां नजर आईं। 3 पीढ़ियों की बात इसलिए क्योंकि 15 साल की लड़कियों से लेकर 60 साल की महिलाएं इस प्रतियोगिता में शामिल हुई। जोश और जज्बे से ओतप्रोत और मैदान में प्रतिद्वंदियों को पटखनी देने की जिद, सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। दर्शकों ने भी खूब प्रतियोगिता का आनंद उठाया। आमतौर पर दादियां अपनी बहुओं को बाहर आने जाने से रोक टोक करती हैं, लेकिन यहाँ पर तो सास ही अपनी बहू पोती के साथ खेलती हुई नजर आई, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।